Hello everyone, this is Shreya Singh, and in this video, I have covered the topic about Sultan Shamsuddin Altamash. Okay, and जो कि आप लोगों को पता ही होगा, इससे पहले हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो है कवर किया था। और उनके बाद जो रूलर आते हैं वो सुल्तान अल्तमश आते हैं। और हम लोग ने ये चीज़ डिस्कस किया था इससे पहली वीडियो में अबाउट द दिल्ली सल्तनत, और उसके जो डिफरेंट 5 टाइम पीरियड्स रहे हैं, ठीक है, जो अलग अलग सुल्तान्स के रहे हैं, अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। उसमें से हम लोग स्लेव डायनेस्टी के, या उसको हम लोग मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, उसके रूलर्स को कवर करेंगे। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हम लोग ने कर लिया था, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अल्तमश। ठीक, तो अल्तमश का जो पूरा नाम है वो है शमशुद्दीन अल्तमश, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1211 से लेके 1236 तक है। ठीक है, एंड इनका पहले हम लोग जो है इनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, और फिर उसके बाद कुछ मैंने की पॉइंट्स इनके बारे में कलेक्ट किए हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा अंडरस्टैंड करने में भी, प्लस जब आप अपने आंसर्स को लिखिएगा तब उसमें ज़रूर ये की पॉइंट जो है ऊपर लिख दीजिएगा, जो कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे इनके बारे में। ओके, जो कि आपके आंसर्स की जो प्रेजेंटेशन होगी वो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो शमशुद्दीन अल्तमश, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1211 से लेके 1236 तक है। ओके, एंड क्योंकि अभी हमने देखा कि इनसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है, 1206 से लेकर 1280 तक उनका टाइम पीरियड रहा है। और उसके बाद जो है इनके जो बेटे थे, ठीक है, जो रूलर बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, वो इनके बेटे बने थे जिनका नाम था आराम शाह। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे, और जो अल्तमश है ना वो उनके सन इन लॉ है। ठीक है, अब क्योंकि आपको एक बात बताऊं मैं कि जो स्लेव डायनेस्टी है ना, वो स्लेव डायनेस्टी क्यों इसका नाम है, वो इस वजह से है क्योंकि इस बीइंग के फाउंडर्स रहे हैं ना वो स्लेव्स थे। ठीक है, अब जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक थे तो वो स्लेव थे किसके, गौरी के। और सिमिलरली जो अल्तमश थे ना, ही बिलोंग्स टू दिस इल्बरी ट्राइब। ठीक है, और ये भी स्लेव रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक स्लेव थे, और इनके जो स्लेव थे वो थे अल्तमश, और प्लस इनके सन इन लॉ भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो इनका जो था रिलेशन। और ये जो आराम शाह थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे, और इन्हीं को ही जो है तख्त दिया गया था, यही जो राजा बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद। तो अम, उस समय पे अब रीजंस क्या क्या था आराम शाह को हटाने का, वो ये था कि वो फर्स्ट थिंग वाज कि ही वाज नॉट अ केपेबल रूलर। ठीक है, उनकी लग्जूरियस लाइफ इतनी ज़्यादा थी, लग्जरीज इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने उनको जो है बहुत नापसंद किया था, और अपने आप उनको हटा दिया गया था, और अल्तमश को वहाँ का रूलर बना दिया गया था। ठीक है, अब इतना आप लोगों को बैकग्राउंड मैंने बता दिया, इतना सफिशिएंट है, उतना डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन रूलर बना था, आराम शाह, और आराम शाह के बाद जो थे आपके इनके सन इन लॉ अल्तमश को ही तख्त दिया गया था। ठीक है, ना ही वॉज स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ द ऐबक, ये मैंने क्लियर कर दिया दैट ही वॉज अ स्लेव, इसीलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, क्योंकि ये स्लेव्स के स्लेव यहाँ पे जो है रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है कि ही वॉज अ स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ द ऐबक, तो इनको स्लेव्स ऑफ द स्लेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐबक भी स्लेव थे और स्लेव के स्लेव हैं, तो ये इनको एक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद वी सी दैट 1205 से लेके 6 तक गौरीज रिवोल्ट अगेंस्ट खोकर, इन विच अल्तमश हेल्ड वेरी ब्रेवली। तो हम लोग ने इससे पहले भी पढ़ा था जहाँ पे ऐबक थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी उस खोकर के अभियान में जो है उन्होंने भी अपना बैटल में उन्होंने भी जो था पूरा पार्टिसिपेट किया था, और उसी टाइम पे अल्तमश वॉज ऑल्सो देयर हु हेल्प्ड हिम। ठीक है, very bravely, तो अल्तमश was also there, and so the गौरी ordered ऐबक to free अल्तमश from his slavery। तो उस समय पे जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने ऐबक को जब उनके नेफ्यू थे कि कोई उनके रिलेशन में था ऐबक के, तो उन्होंने जो है एक वो रिडेम्पशन लेटर, स्लेवरी रिडेम्पशन लेटर
जो है वो गयासुद्दीन महमूद ने जब उसको दिया, तब जाके कुतुबुद्दीन ऐबक फ्री हुए थे स्लेवरी से, ठीक है। लेकिन अल्तमश बहुत पहले ही स्लेवरी से फ्री हो गए थे, ठीक है, किसकी, ऐबक की। तो यहाँ पे ये चीज़, ये पॉइंट क्लियर रखिएगा, ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं कभी कभी। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। क्यों फर्स्ट सुल्तान थे? क्योंकि ये स्लेवरी से फ्री हो चुके थे और इन्होंने अपना खुतबा भी पढ़वाया था। अब इससे पहले जब हम लोग ऐबक का पढ़ते हैं तो उस टाइम पे वो सुल्तान तो थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना खुतबा नहीं पढ़वाया, तो उन्होंने वो प्रोसीजर से नहीं गुजरे कि उनको जो है फर्स्ट सुल्तान माना जाए। तो ये पहले लीगली सुल्तान थे, जिसको हम लोग कह सकते हैं अल्तमश को, ठीक है। तो ये वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। ऑल्सो गॉट द टाइटल ऑफ सुल्तान है आजम। अब ये जो सुल्तान है मिला था फ्रॉम द बगदाद खलीफा, ठीक है, बगदाद के जो खलीफे थे, ही गेव हिम द टाइटल ऑफ द सुल्तान आजम, ठीक है। और फिर उसके बाद एक ही बिलोंग्स टू द इल्वरी ट्राइब। तो ये भी बहुत फेमस एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि अल्तमश कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे। बिलोंग्स टू द इल्वरी ट्राइब, जो कि टर्की की थी, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी ये सब जो डायनेस्टीज के दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर्स थे ना, मोस्ट ऑफ देम, मतलब स्टार्टिंग वाले तो काफ़ी ज़्यादा जो थे, इनका टर्किश ट्राइब्स का ही बैकग्राउंड था, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब जनरल्स और मिलिट्री में ही थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये आके जो है यहाँ पे रूलर्स बने हैं। तो कहीं ना कहीं इनका वहीं से ही जो है रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद देन अगर इनकी मेन बैटल्स के बारे में देखा जाए, तो इनकी जो पहली बैटल थी ना, वो तराइन की बैटल थी। तो तीसरी बैटल थी तराइन के भी 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें से जो थर्ड बैटल थी 1215 में, ठीक है। 1215 में इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, जहाँ पे अल्तमश और यल्दौस के बीच में था। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इनकी कौन कौन से किसके किसके साथ जो इनका युद्ध हुआ है, बैटल्स हुआ है। मेन कंटेंट डिसऑर्डर के बात हुआ। और उस टाइम पे जो है अचानक से फिर अब उनके जो बेटे थे, जो आराम शाह, उनको फिर थ्रोन पे बैठाया गया लाहौर के। और जो अमीर थे, अमीर किसको कहते हैं? अमीर आज नोबल्स, ठीक है। आप चाहे नोबल्स को या वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को, तो उन्होंने जो है उसको आराम शाह को वहाँ का जो है राजा बना दिया। उसके बाद बट द पीपल ऑफ द दिल्ली एंड द टर्किश अमीर दे अपोज्ड हिम फॉर मेनी रीजंस, ठीक है। प्रोबेबली दे वांटेड द हाईएस्ट पॉसिबल ऑफिसेस फॉर देमसेल्व्स, probably because of Aram Shah having been so luxury loving and incapable ruler, he was opposed, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो आराम शाह थे, वो काफ़ी अपनी लाइफ जो है काफ़ी लग्जरी में, और जैसे उनका नाम है आराम शाह, तो काफ़ी आराम से वो जीते थे। तो वो उतना जो है, ही वॉज वेरी इनकेपेबल, ठीक है। वो उतना एफर्ट्स नहीं डालते थे कि लोगों के लिए कुछ कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस ला सकें, ठीक है। तो उस वजह से जो है, वो कहते हैं ना कि इनको जो है सब कुछ रियासत में मिला था, तो इस वजह से इनको उतना कुछ जो है कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे थे ये अपना, फॉर हिज एम्पायर बिल्डिंग, ठीक है। सो देयर वर कंट्रोवर्सीज अबाउट वेदर राम शाह वाज ऐबक सन्स और नॉट, क्योंकि ऐबक जो थे वो उस ऐबक एक इतने प्रोमिनेंट रूलर थे ना, दैट ही वाज इनका उनका कोई तोड़ नहीं था, उनको कोई मैच नहीं था, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग इनके बेटे को देखें, तो ही वाज जस्ट अपोजिट ऑफ इट, ठीक है, बहुत लेजी। सो मेनी अमीर्स डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट रूलर्स, ठीक है, लाइक कबाचा ऑफ मुल्तान, आउच एंड अली मर्दान ऑफ बंगाल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे जब अल्तमश आते हैं ना, तो हर एक के साथ जो जो लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर यहाँ पे किया है ना, वो सबके साथ वो युद्ध करेंगे और वहाँ पे उसको जो अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करेंगे। सो द टर्किश चीफ ऑफ द दिल्ली इनवाइटेड द गवर्नर बदायूं एंड अल्तमश टू कम टू दिल्ली। अब यहाँ पे जो टर्किश चीफ्स होते हैं ऑफ दिल्ली, वो इनवाइट करते हैं अल्तमश को, जो कि बदायूं के गवर्नर होते हैं, कि वो दिल्ली में आए और एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो फिर यहाँ से जो पावर चेंज होती है, वो होती है आराम शाह से अल्तमश के पास, ठीक है। सो दिस इज हाउ द पावर इज चेंज्ड। सो अब उसके बाद वो द प्रॉब्लम्स विच वर फेसिंग बाय द अल्तमश, क्योंकि भाई अब अल्तमश का जो रूल रहा है वो 1236 तक, और काफ़ी सारे एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नल बैटल्स जो हैं वो अल्तमश ने लड़ी हैं, जिसमें से वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट वॉज द थर्ड बैटल ऑफ द तराइन, जो कि 1215 में हुआ था अगेंस्ट
सबसे पहला जो आता है जो उनका वॉर हुआ था, इट वाज वॉर विद ताजुद्दीन यलदौस, ठीक है। तो ताजुद्दीन यलदौस के बारे में देखिए तो देखिए हम लोग ने इससे पहले ये हम लोग ने जाना था कि भाई 4 स्लेव्स थे गौरी के, फनवाजा यलदौस, ऐबक, कबाशा और आपका बख्तियार खिलजी, ठीक है। और सबको अपना अलग अलग रीजन दे दिया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद, ठीक है, तो ये ताजुद्दीन यलदौस जो थे ऑफ गजनवी, क्योंकि इनको गजनवी वाला जो था इनको पूरा हिस्सा दिया गया था। तो वहाँ से जो था ना, जो शाह ऑफ ख्वारिज़म थे, उन्होंने उन्होंने यलदौस को गजनवी से बाहर निकाल दिया, ठीक है। बाहर के निकाल दिया, उनके बीच में बैटल हुई और भाई उसमें यलदौस हार गया और उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया कि भाई तुम अब जाओ। तो यलदौस क्या किए, क्या वही वहाँ से तो उनको निकाल दिया गया। अब वहाँ से वो उन्होंने कूच किया कहाँ पे, कबाशा के यहाँ, ठीक है। उन्होंने कबाशा के साथ युद्ध किया, कबाशा को हराया, लाहौर वाला रीजन अपने अंदर ले लिया। और अब वो जो थे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि अब उनका मानना ये था कि भाई मैं सीनियर मोस्ट ऑफिसर था भले उसका गौरी का, और अब मेरा हक बनता है किसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर, ठीक है। तो ये करते हुए वो कूच कर बैठे किस पे, दिल्ली पे। अब दिल्ली में अल्तमश थे, तो अल्तमश का रूल था। अल्तमश ने क्या किया, वो पीछे तो हटने वाले नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्दौस के साथ युद्ध किया। और यही जो हमारी बैटल थी, यही बैटल हमारी थर्ड बैटल ऑफ तराइन कहलाती है, जो कि 1215 से लेके 1216 के बीच में हुआ था, ठीक है। सो अब यहाँ पे पढ़िए, ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ के देखिए। यलदौस इन टर्न 1216, जब यलदौस को ख्वारिज़म ने शाह ऑफ ख्वारिज़म ने हरा दिया था, तो इन 1216 में 1216-15 के आसपास यलदौस वर डिफीटेड बाय द शाह ऑफ द ख्वारिज़म ड्रिवन आउट ऑफ गजनवी, ही डिड इट टुवर्ड्स द पंजाब एंड स्नैच लाहौर फ्रॉम कबाशा। कबाशा ने लाहौर ले लिया, और ही वॉज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ गौरी, जिसके से उन्होंने क्लेम किया टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली कि भाई हमें दिल्ली का थ्रोन दो। सो ही ड्रोव आउट ऑफ कबाचा फ्रॉम द लाहौर एंड सदर प्रोसीड्स टुवर्ड्स दिल्ली। अब भाई वहाँ से दिल्ली की तरफ कूच कर बैठे, वहाँ पे मिले उनको कौन, अल्तमश। अल्तमश उन्होंने रोका और भाई बैटल किया, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, जो कि 1215 से 16 के बीच में का, और उनको हराया और उनको सजा भी मिली, उनको प्रिजनर मिला, उनको असैसिनेट किया, और वहाँ पे यलदौस की डेथ हुई। भाई यलदौस का काम खत्म, ठीक। कहाँ पे असैसिनेट किया था, तो बदायूं में असैसिनेट किया था। यलदौस का काम यहाँ पे खत्म। उसके बाद आते हैं कौन, कबाशा। कबाशा के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब जैसे ही यलदौस की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद कबाचा का जो लाहौर वाला रीजन था कि यलदौस ने ले लिया था, वो भी फ्री हो गया। तो कबाचा ने फिर से उसको जो है अपने अपने रीजन को फिर से रिट्रीट कर लिया, फिर से ले लिया अपने कब्जे में, ठीक है। अब फिर से अल्तमश जो है वो कबाचा से युद्ध करेंगे और लाहौर को भी अपना लेंगे, रीस्टैब्लिश करेंगे अपना रूल वहाँ पे। सो दिस वाज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर द अल्तमश, एंड हिस्टोरियन ए के निज़ामी ही हैज़ रिटन राइटली दैट इट वाज अ डबल विक्ट्री फॉर अल्तमश। ओके, सो उसके बाद हम लोग जो सेकंड पढ़ते हैं वो नसीरुद्दीन कबाशा के बारे। तो इतना आपको क्लियर हो गया भाई यलदौस के बारे में, कि भाई मैं फिर से एक बार शॉर्ट में ब्रीफ में एक्सप्लेन करती हूँ कि जो शाह ऑफ ख्वारिज़म थे, वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। उन्होंने यलदौस को हराया और उसका गजनवी वाला रीजन अपना ले लिया। अब यलदौस के पास कोई रीजन बचा नहीं, तो अब वो जाके कहाँ गए, कबाचा के यहाँ, कबाचा के लाहौर वाले रीजन को अपना बना लिया, वहाँ से सदर्न पंजाब गया, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। अब उनकी नज़र थी दिल्ली पे, और दिल्ली पे कौन बैठा हुआ था, अल्तमश बैठे हुए थे, उनके साथ उनका युद्ध हुआ, जो कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन कहलाता है, 1215 से 16 था। अब इसको कोई बैटल भूलेगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है ये। तब वहाँ से उसको जो है इन्होंने कनकर किया, ठीक है। किसको, अल्तमश ने जो है यलदौस को हराया, और फिर अपना जो है उनको हराने के बाद उनको असैसिनेट किया बदायूं में, और यहाँ से यलदौस की पूरी कहानी खत्म। अब कबाचा ने फिर क्या किया, भाई यलदौस चले गए, तो कबाचा ने अपना लाहौर फिर से रिट्रीट कर लिया। अब अल्तमश कैसे कनकर करते हैं लाहौर को, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। सो सेकंड जो हमारा पॉइंट है, सेकंड जो बैटल हुई थी वो नासिरुद्दीन कबाचा के साथ हुई थी। आफ्टर द यलदौस डेथ, कबाचा वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ लाहौर अगेन, ही रिट्रीटेड अगेन, ठीक है, हिज रीजन, बट ही वाज स्टिल हार्टली अनविलिंग टू स्टे सबऑर्डिनेट टू अल्तमश, ठीक है। अब यहाँ पे पता ना, ये थे सब के सब स्लेव्स ही, बट कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर लालच थी कि हमको जो है दूसरे का रीजन चाहिए, ठीक है। हमको मेन नज़र सबकी थी कहाँ पे, दिल्ली पे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली वॉज ऑल, इट वॉज अ सेंटर ऑफ द सल्तनत, ठीक है भाई, सेंटर है पूरा, और काफ़ी स्पेरिस था, ठीक है, उस टाइम पे। तो वही चीज़ है कि ऑन शोइंग अ टेंडेंसी टू कनकर सर हिंद, अल्तमश टू टीच हिम अ लेसन अटैक्ड हिम इन 1217 एडी में, ठीक है। तो भाई अल्तमश को तो अब वही चीज़ था ना कि वो बार बार कबाचा की नज़र थी उनके एरिया पे, तो अल्तमश ने क्या किया कि उन्होंने ही अपनी तरफ से जो है आगाज़ कर दिया युद्ध का, और 1217 में ये जो था अल्तमश का और कबाचा का बैटल हुआ। लाहौर came under the Iltutmish occupation and he appointed his son Nasiruddin as governor over there. But the Kabasha
बट क्वाचा कंटिन्यू टू रूल ओवर सिंध स्टेट, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अभी कबाचा और अल्तमश के बीच में युद्ध हुआ, उन्होंने अपने बेटे को नसीरुद्दीन महमूद को, नसीरुद्दीन को उन्होंने उस पे तख्त पे बैठाया, और मुल्तान वाला जो रीजन था वो उसको उन्होंने कैपिटल बनाया, ठीक है। और हाँ, मुल्तान वाला रीजन वहाँ की कैपिटल थी ओवर देयर, बट द कबाचा कंटिन्यू टू रूल ओवर द सिंध स्टेट, ठीक है। तो उसके बाद भी बैटल हारने के बाद भी लोग फिर से रिट्रीट किया था उन्होंने लाहौर को, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स में और कौन कौन सा आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मंगोल इन्वेजन, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मंगोल इन्वेजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। अब इसमें क्या हुआ था मंगोल इन्वेजन में कि बाय दिस टाइम हारदौस के बारे में पढ़ा, जिसको हराया था ख्वारिज्म के रूलर ने। अब जो शाह ख्वारिज्म थे, अब उनको किसने हराया? मंगोल्स ने हराया। अब अगर मंगोल्स के बारे में पढ़ोगे ना, बहुत पावरफुल मिलिट्री थी इनकी, बहुत पावरफुल थी। और इनका जो एरिया था ना, जब कब इनके बारे में आप लोग सर्च करिएगा, मंगोल्स के बारे में, बहुत पावरफुल आर्मी थी इनकी। और इनका जो एरिया ऑफ कॉन्कर था वो समझ लीजिए कि पूरा चाइना से लेके मेडिटेरियन सी तक का, जो टर्की तक का जो रीजन था वो पूरा का पूरा मंगोल्स का था, ठीक है। तो बीच में आपका इंडिया का भी ऊपर जम्मू कश्मीर वाला एरिया मंगोल्स के ही अंदर था, ठीक है। इतना उन लोगों का दबदबा था इतने पूरे रीजन में। सोचो, चाइना से लेके मेडिटेरियन सी, जो कि आपका टर्की वाला पूरा आता है रीजन, वो पूरा का पूरा उनका था। उनके रूलर कौन थे? सबने नाम सुना होगा एक ना एक बार तो, चंगेज़ खान। अब यहाँ से चंगेज़ खान का स्टोरी स्टार्ट होता है। यहाँ पे टोटल जरूर हो चंगेज़ खान इसमें, और हम लोग फालतू की बात नहीं करेंगे, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। द फियर ऑफ द मंगोल्स इन्वेजन, तो यहाँ पे फियर ही था, ठीक है, क्योंकि मंगोल काफ़ी पावरफुल रूलर्स है, कोई इनके साथ युद्ध करना नहीं चाहता था, अल्तमश भी इसको अवॉइड करना चाहते थे। इसीलिए अब पूरी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है कि जो शाह ऑफ ख्वारिज्म थे, ही हैड बीन डिफीटेड बाय द मंगोल्स एंड हैड रन अवे टुवर्ड्स द कैस्पियन सी, ठीक है। उनके जो बेटे थे ना, मागबर्नी, ठीक है, ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, मागबर्नी, जलालुद्दीन मागबर्नी। अब वो उनके डर के कारण, चंगेज़ खान के डर के कारण जो है, वो चले आए थे दिल्ली वाले रीजन में इनके मतलब छुपने के लिए, ठीक है, शेल्टर लेने के लिए वो अल्तमश के पास आए। अब चंगेज़ खान ने जो है सभी रूलर्स को मना किया था कि कोई भी मागबर्नी को जो है अपने अंडर पनाह नहीं देगा, शेल्टर नहीं देगा, ठीक है। सो फियरिंग फ्रॉम द ये वाली लाइन आप लोग पढ़िए, द फियरिंग फ्रॉम द सॉरी कट हो गया, फियरिंग फ्रॉम द Mongols, Iltutmish was fast fearing from the Mongols. Famous Mongol leader Genghis Khan came to Punjab and requested Iltutmish to help him against the मंगोल्स, ठीक है। तो किसने मदद मांगी थी अल्तमश से? मागबर्नी ने मदद मांगी थी कि हमें मंगोल से बचा लीजिए और हमें अपने अंदर पनाह दे दीजिए, शेल्टर दे दीजिए। तो अल्तमश को पता था कि अगर उन्होंने थोड़ी सी मदद की मागबर्नी की, तो वो बुलावा देंगे किसको? चंगेज़ खान को हमले के लिए। तो उससे बचना चाहते थे, और इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। ही रिफ्यूज्ड to give assertion as he was already warned by the Changes है, Changes Khan to not give him the shelter. The problem was solved itself and Iltutmish have a sigh of relief, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि उन्होंने इंडिया को नहीं बोलेंगे, बट उन्होंने अपने रीजन को, दिल्ली रीजन को पूरा बचाया, सल्तनत को बचाया फ्रॉम द चंगेज़ खान इन्वेजन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है मंगोल इन्वेजन। बस यहाँ पे एक नाम आप लोग याद रखिए, मागबर्नी, जो कि मागबर्नी रीजन बन सकता था चंगेज़ खान के साथ युद्ध के लिए, बट अल्तमश ने युद्ध नहीं करना चाहा क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया मागबर्नी को शेल्टर देने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट है हमारा सिंध। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक्स है ना, यल्दौस का बादशाह, मंगोलियन चंगेज़ खान, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये हो गया तो मतलब इसके बाद फिर और कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हम लोग फटाक से इसको करते हैं। पहला आता हमारा सिंध, चौथा पॉइंट है हमारे नॉट टू कम्प्लीटली क्रश द पावर द कबाशा। अब क्योंकि कबाशा वाला भी केस चल ही रहा था, उन्होंने वहाँ पे तो उसके साथ बैटल किया, कबाशा को हरा दिया, लेकिन कबाशा ने फिर से उसको रिट्रीट कर लिया, ठीक है। तो अल्तमश हैड टू अटैक हिम अगेन इन 1227, ठीक है। ये सभी ईयर्स आप याद रखोगे कि भाई 1215 से 16 में यल्दौस के साथ युद्ध होता है, जो कि बैटल ऑफ तराइन होता है। फिर जो कबाचा के साथ जो युद्ध होता है वो 1217 में होता है, ठीक है। उसके बाद वो जीत जाते हैं, कबाचा हार जाता है, लेकिन फिर से वो उसको रिट्रीट कर लेता है, और फिर से अल्तमश को युद्ध करना पड़ता है 1227 में, ठीक है। Because he could present a danger to the Sultan at that time and he was defeated, and on the 4th of the Ouds also came under the occupation of the Altamar. So
आउच हो गया और आपका मुल्तान हो गया, ये सब के सब कवाचा के अंडर था, बट अब अल्तमश ने उसके अंदर अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था। ओके, नाउ खिलजी चीफ्स ऑफ द बंगाल एंड बिहार। अब जो बंगाल और बिहार वाले रीजन था ना, वो किसके पास था? आपके बख्तियार खिलजी के पास था, जो कि चौथे स्लेव थे किसके? गौरी के। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक द खिलजी चीफ ऑफ द बंगाल एंड द बिहार अली मर्दान। ठीक है, अब ये एक और नया नाम, अब एक और नया नाम आप लोग याद करना पड़ेगा, अली मर्दान। ठीक है, अली मर्दान। तो ये कहाँ के थे? ये बंगाल और बिहार वाले रीजन के थे, और ही हैड प्रोक्लेम्ड हिज इंडिपेंडेंस एंड हैड इशूड कॉइन्स इन हिज ओन नेम। In 1211, however, he was assassinated, and Musa Muaddin Ali was Khilji was seated on the throne there, and also declared his independence and assumed the title of the Ghiyasuddin. He also extracted kharaj from the kharaj एक तरीके का टैक्स होता है, ठीक है, खरज और खमज दो टैक्सेस हम लोग पढ़ते हैं, फ्रॉम द एरियाज ऑफ द जहाजनगर एंड तिरुट एंड कामरूप। अल्तमश could not tolerate the independence of Bengal and Bihar, so he sent their army। और फिर उन्होंने जो है अपने बेटे को भेजा नसीरुद्दीन महमूद को कि भाई जाओ वहाँ पे युद्ध करो और उसको भी अपने अंडर ले लो। तो इस तरीके से बंगाल बिहार भी अल्तमश के अंडर आ जाता है। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका 1226 से लेकर 27 में अली वास खिलजी वॉज डिफीटेड नियर लखनऊती, और ये एरिया भी जो है अब दिल्ली के अंडर आ जाता है। ठीक है, बंगाल और बिहार का एरिया। ठीक है, फाइन। तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्ज़ाम में इतना बड़ा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको जो है समझ लीजिए और अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, इजी वे में, बहुत सिंप्लीफाइड वे में आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ठीक है, मैंने वो सभी बैटल्स एंड वॉर्स इसलिए मेंशन की हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया एग्जाम में कि आप इनके एडमिनिस्ट्रेशन, आप इनकी वॉर स्किल्स के बारे, बैटल स्किल्स के बारे में बताइए अल्तमश के, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये, या फिर अगर उसमें आ गया कि आप इंटरनल प्रॉब्लम्स या इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, तो उसमें भी आपको ये मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप 6 पॉइंट आता है आपका वॉर अगेंस्ट राजपूत। ठीक है, हाँ भाई, राजपूत के साथ भी इनका युद्ध हुआ था। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने सिर्फ खाली वो एरियाज लिखे हैं, ठीक है, जो कि इन्होंने कॉन्कर किए थे। तो अबाउट दिस वेरी टाइम अल्तमश स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स फॉर कॉन्करिंग द ग्वालियर। ठीक है, इसको एग्ज़ाम में भी आप सिर्फ खाली इसके बस एरियाज़ के नाम लिखिएगा कि भाई ग्वालियर हो गया, बयाना हो गया, अजमेर हो गया, ठीक है, एंड नागौर हो गया, रणथंबोर हो गया, और मंदेर हो गया। दे केम अंडर द अल्तमश कंट्रोल। ठीक है, देन रिकॉग्निशन बाय द खलीफ। फिर खलीफेट जो इनको टाइटल मिला था, जो सुल्तान आज़म का, ठीक है, तो वो इनको टाइटल यहाँ पे खलीफेट ऑफ बगदाद ने दिया था। ठीक है, इसको आप चाहे मेंशन करो ना करो, पे भी आप जो डॉलर फॉलोइंग बाय द सक्सेसफुल अटैक्स ऑफ है ना, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। अगर आप ऊपर मेंशन कर देंगे तो यहाँ पे आपसे पॉइंट्स मेंशन करना कि भाई इस ईयर में ही अटैक द मालवा रीजन एंड भिलसा उड़ैन वाला रीजन कब मिला था, राजपूत किंग खटियार दुआब एंड आउट टू गिव हिम द ट्रिब्यूट। ठीक है, तो बस मेन आप की पॉइंट्स बस खाली लिख दीजिएगा, इतना डिटेल में इसको मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे हैं इसके लास्ट, अभी भी 2 हमारे टॉपिक बचे हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर। फटाक से इसको भी कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि 2 टॉपिक जो थे इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अभी डिस्कस करना रह गया, जो कि तुर्कान चलखानी है और आपका एकता सिस्टम है, उस पे भी आते हैं। अभी यहाँ तक हम लोग का ये वॉर बैटल्स ख़त्म हो गया है, तो ये मेन बैटल्स थी आपकी। ठीक है, उसके बाद अल्तमश डाइड ऑन 30 अप्रैल 1236। ठीक है, उन्होंने कहा था ना कि भाई 1211 से लेके 1236 तक इनका पूरा टाइम पीरियड रहा है, 26 साल का। तो वो है अकॉर्डिंग टू आर.पी. त्रिपाठी, अल्तमश एक्चुअली वाज वन ऑफ द पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड इस्लामिक रूल इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि भाई इन्होंने ही वास्तव में सारी बैटल्स लड़ी हैं। ऐबक के टाइम पे तो ये सब यल्दौस का बाजा हटे नहीं, इनके टाइम पे ही फाइनली हटे हैं। तो एक तरीके से बहुत बड़ी टेंशन जो है वो अल्तमश ने हटाई है। ठीक है, फिर उसके बाद तो कौन कौन सी बैटल्स होगी फटाक से रिवाइज करते हैं। पहला हो गया आपका यल्दौस कबाच। एक बार आपको उन स्लेव्स के नाम याद हो जाएंगे ना, तो आपको ये बैटल्स याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो 4 स्लेव्स थे यल्दौस, उनके साथ बैटल हुई, दूसरे कबाचा के साथ बैटल हुई। फिर आपका जो मंगोल इन्वेजन था, ठीक है, चंगेज खान, वो इफेक्ट करने लगाने। ओके, के लिए ऊपर किसी बात आपको याद करनी है कि भाई 40 ग्रुप का लोगों का ये ग्रुप है, 40 लोगों का सोल्जर्स का, और ये कहीं ना कहीं फ्यूडल लॉर्ड्स को और ब्यूरोक्रेट्स पे नजर रखने के लिए है, उनको कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल। ठीक है, द शिफ्टिंग ऑफ
तो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल में हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऐबक के टाइम पे जो कैपिटल थी वो लाहौर थी। उसके बाद जब अल्तमश शाह हैं तो उसके बाद जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो गई है टू दिल्ली, ठीक है, क्योंकि अल्तमश के टाइम पे जो मेन सेंटर था वो दिल्ली था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आपको कैपिटल है वो याद करनी पड़ेगी। ऐबक के टाइम पे कौन सी थी, लाहौर थी, और अल्तमश के टाइम पे दिल्ली थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अरेबिक कॉइन्स, ठीक है। ही वॉज टू स्टार्ट दीज टाइप्स ऑफ कॉइन्स, ठीक है। पहले आपका दो तरीके के कॉइन्स थे, ठीक है, दो तरीके के कॉइन्स थे, एक था आपका सिल्वर टंका और दूसरा था आपका कॉपर जीतल, ठीक है। ये दोनों ही नाम आपको इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए, दोनों ही आपको याद करना पड़ेगा। पहला हो गया क्या आपका सिल्वर टंका और दूसरा है कॉपर जीतल, ठीक है। ये अरेबिक कॉइन्स थे, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट दीज टाइप्स ऑफ कॉइन्स, ठीक ना। सेकंड फोर्थ पॉइंट है आपका जस्टिस के लिए। अब देखो जस्टिस के लिए भी इनका एक सिस्टम था। पहला है रेड क्लोथ, ठीक है, रेड क्लोथ, और टू लायंस स्टेचूज थे, ठीक है, टू लायन स्टेचूज थे प्लस टू बेल्स, ठीक है, वो लगी रहती थी आगे। इनका जो पूरा कोर्ट था ना वहाँ पे आगे दो लॉयन के स्टेचूज खड़े होते थे और उन लॉयंस के उसमें बेल्स थी, ठीक है, गले में दो बेल्स थी, घंटियाँ थी। और रेड रंग के क्लोथ को आपको लपेट के आना रहता है जब भी आपको कोई जस्टिस के लिए आना रहता है। तो यहीं पे जो रजिया सुल्तान थी ना, उन्होंने एक रेड रंग का ऐसी क्लोथ जो था अपना बांधा हुआ था, क्या कहते हैं उसको, रॉप कहते हैं कि कुछ कहते हैं, तो वो पीछे ऐसे बांध के आई थी जस्टिस के लिए, ठीक है। और पूरा प्रोसीजर होता डिटेल नहीं पता है बट मैंने ये चीज़ कहीं सुना। एंड ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट है एंड ये गलत है, इसको काट दिया फ्रॉम द ईरानियन कल्चर। तो ये वहाँ से ईरान में ये स्टार्ट हुआ था, गौरी इसको लेके आए थे लेकिन इंट्रोड्यूस अल्तमश ने किया था, ठीक है। ये अडॉप्ट जो था, अडॉप्ट नहीं कहेंगे, इंट्रोड्यूस किसने किया, तो अल्तमश ने किया। लेके कौन आया था, तो गौरी लेके आए थे, ठीक है। गौरी लेके आए एक सिस्टम को, लेकिन उन्होंने लागू नहीं की, ठीक है। इन एक्चुअल मीन्स इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय द अल्तमश, सिंपली इट मीन्स टैक्स कलेक्शन। एक दो चीज़ आप वर्ड यहाँ पे बस खाली एकता सिस्टम उतना डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस इतना बताऊंगी कि इट मीन्स टैक्स कलेक्शन, ठीक है। अब बेसिकली देखो होता ये चीज़ था कि भाई सैलरी की जगह पे ना लोगों को ज़मीनें दे दी जाती थी, ठीक है। जो बड़े बड़े उनको, और उनको इकता जैसे लैंडलॉर्ड्स होते थे वैसे ही उनको इक़्तिदार बना दिया जाता था। और जो भी वहाँ के एक तरीके से इट वाज अ मीन्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू और टैक्स, ठीक है। तो एंड इट वाज सिक्योरिटी मेथड भी था ये। इट वाज बेसिकली अ पीस ऑफ लैंड जिसको हम लोग इक्ता कहते थे, और इट्स हेड इज नोन एज इक़्तिदार, उसके हेड को इक़्तिदार कहते थे, रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। तो वो सैलरी की जगह पे आपको ये जो है दे दिया, एक लैंड दे दिया जाता था और उसके ऊपर आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना था, ठीक है। तो ये एक तरीके से पूरा सिस्टम चलता था। और अब हम लोग इनका लास्ट टॉपिक पे आते हैं, आर्किटेक्चर एंड अदर्स में। तो आर्किटेक्चर में देखो ये जितने भी 4 पॉइंट्स दिए हैं ना, ये इनके इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। पहला आपका था फर्स्ट टर्म जो था दिल्ली में इनके बेटे कतर नसीरुद्दीन महमूद का। फिर सेकंड जो था वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार। ये तो सबको पता है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था लेकिन कंप्लीट अल्तमश ने करवाया था इसका, ठीक है, कुतुब मीनार का। देन थर्ड है अल्तमश का टॉम्ब, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में था, एंड द शमसी मदरसा, ठीक है। और ये सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कॉलर हिस्टोरियन मिनहाज सिराज ने तबकात नासरी में मेंशन किया है, ठीक है। तो ये एंड ऑफ दिस मॉड्यूल है। जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा था इनके ऊपर वो सभी के सभी इसमें मैंने मेंशन कर दिया है। होपफुली आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन मेंशन कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।